हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। हम पॉलिटी की संपूर्ण पॉलिटी देख रहे हैं और इसमें हम आज लेक्चर 6 देखेंगे। तो अभी हम देख रहे थे संविधान का विशेषता। तो संविधान के विशेषता में आज हम देखेंगे नेक्स्ट विशेषता भी है एक, जिसको बोलते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। चलिए ये हम हेडिंग लिख देते हैं। क्या देखेंगे हम आज? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जो इंग्लिश में बोलते हैं इनको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखिए, क्या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में हम देखेंगे जो है सो ये हम देखेंगे कि इसमें 3 मॉडल पढ़ेंगे। इसमें अमेरिका का मॉडल पढ़ेंगे, ब्रिटेन के मॉडल पढ़ेंगे और भारत के मॉडल पढ़ेंगे। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत दिए थे फ्रांसीसी विचारक थे, मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था। तो जब शक्तिकरण के देखेंगे इसका शक्ति कैसे बांटे हैं इन्होंने, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग में जो विधायिका होते हैं, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। तीनों अंग को एकदम सेपरेशन कर दिए, अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने का कारण कर सकते हैं इसीलिए किए हैं क्योंकि शक्तियों की निरंकुशता को रोकता है। किसी को ज़्यादा शक्ति, किसी को कम शक्ति है, और किसी को दे देंगे तो क्या होगा, शक्ति को निरंकुशता को बढ़ा देगा। इसीलिए हम इसको सेपरेशन किए। तो चलिए लिखते चलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, प्रतिपादन किसने किया है? प्रतिपादन फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू द्वारा। इन्होंने क्या बोले हैं? शक्तियां बांटे। शक्तियां को क्या की हैं? सरकार के 3 अंग में बांटे हैं। सरकार के पास शक्ति होता है, वो सब बांट दिए हैं। तो क्या किए हैं? सरकार के 3 अंग में। तीन अंग कौन कौन है? तो देखिए, एक है विधायिका, एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। जैसा कि आपको हम पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं इनके बारे में।
तीन शक्तियों के बारे में। विधायिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, न्यायपालिका का काम क्या होता है। तो इसमें देखिए एक होता है सीनेट, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका में। अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस क्या करता है, ये विधायिका प्रतिनिधि करते हैं, किनका, सदन का। तो इनका कार्य क्या होता है आपको हम बता दें, वैसे हम कार्य बता चुके हैं आपको, फिर भी बता देते हैं। विधि निर्माण, बजट का निर्माण करेंगे, बजट बनाएंगे और संविधान को संशोधन करेंगे। संविधान को संशोधन करेंगे। वैसे ही अगर हम कार्यपालिका में देखें तो कार्यपालिका में किस किस को देखेंगे, देखिए संघ की कार्यपालिका की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और कैबिनेट बोल सकते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के सदस्य, ये कार्यपालिका में भी आते हैं। कार्यपालिका हम दो बताए थे, दो तरह के, क्योंकि एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है प्रशासनिक, यानी कि एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। चलिए इसमें देखते हैं न्यायपालिका में, इसमें भी होते हैं अलग अलग। एक होता है संघीय न्यायपालिका, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। एक होता है राज्यों की न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। इसमें भी आता है अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, सब न्यायपालिका में ही आते हैं। तो हम ये सब देखे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए ये तीनों को क्या किए, लागू करने के लिए मोंटेस्क्यू साहब क्या किए, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत दिए हैं। तो इस सब को क्या कह सकते हैं, लागू करने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेक एंड बैलेंस थ्योरी। का प्रतिपादन किया है। तो ये है सरकार के अंग जो कि मोंटेस्क्यू साहब ने दिए हैं, सेपरेशन का सिद्धांत। शक्ति को देखिए, शक्ति का अगर हम बांटने क्या मतलब रहा, मतलब यही है कि निरंकुशता को रोकता है। निरंकुशता मतलब कोई तानाशाही नहीं बने, यानी कि तानाशाही मतलब अपने फील्ड में हम ही हैं, हम ही जो करेंगे हम ही से होगा, नहीं। आपस में इसमें हम तीन मॉडल देखेंगे, जो कि एक मॉडल है हमारा अमेरिका का होगा, एक हम देखेंगे ब्रिटिश को, और एक देखेंगे भारत का मॉडल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम
अब था इस जो लिखे हैं इसका पॉइंट वाइज कर समराइज कर लेते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए था, क्योंकि यह सरकारों में निरंकुशता को रोकता है। किसके लिए दिए हैं? अगर मान लीजिए तानाशाही हो जाएंगे तो नागरिक का अधिकार छीन लेंगे, इसीलिए तानाशाही नहीं बनने के लिए, निरंकुश नहीं बनने के लिए क्या किए हैं? नागरिक का अधिकार की रक्षा के लिए इन्होंने ऐसा थ्योरी दिए हैं। और हम देखेंगे कि तीनों थ्योरी आपस में मिक्सअप नहीं है, सब अपना अपना अलग अलग है। ब्रिटेन के अलग थ्योरी है सेपरेशन के पावर का, और क्या बोलते हैं अमेरिका का अलग है, भारत का अलग है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको, वीडियो पूरा देखिए अंत तक और साथ साथ में नोट बनाते चलिए। रोकता है, इसके अनुसार सरकार की शक्तियां तीन अलग अलग अंगों में विभाजित किए हैं। जैसे कि कौन कौन अंग है अलग अलग? तो विधायिका, कार्यपालिका और एवं न्यायपालिका में बटी होती है। ये तीनों शक्तियां अपने क्षेत्र में निरंकुश न हो, अपने क्षेत्र में निरंकुश न हो इसके लिए
मोंटेस्क्यू ने नियंत्रण एवं संतुलन चेक एंड बैलेंस की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके लिए या इसके अनुसार तीनों इकाइयां एक दूसरे पर कुछ नियंत्रण करती है। इन्होंने ऐसा बनाए हैं कि तीनों इकाइयां जो है सो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे पर कुछ न कुछ नियंत्रण करते हैं। चलिए, इनके लिए इन्होंने 3 मॉडल अपनाए हैं। इसके लिए हम 3 मॉडल देखते हैं। अमेरिकी मॉडल, दूसरा देखेंगे ब्रिटिश मॉडल, तीसरा देखेंगे भारतीय मॉडल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रथम अमेरिकी मॉडल, तो लिखते हैं अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रयोग। यहाँ का देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि इनके जो न्यायपालिका है ना, इसमें बहुत शक्तिशाली दिखाते हैं अपने आप को, एकदम कठोर मॉडल अपनाए हैं इन्होंने। तो इसी में हम देखेंगे कि संविधान में कौन सा मॉडल अपना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो विधायिका होता है वो कांग्रेस होते हैं। तो चलिए लिखते हैं पॉइंट में, यहाँ की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस कहते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, ठीक, में होता है तथा न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय
यह नियंत्रण एवं संतुलन का कठोर मॉडल है। यह नियंत्रण एवं संतुलन का कठोर मॉडल है। कठोर मॉडल कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो है सो तीनों शक्ति एक दूसरे से पूर्ण पृथक है, एकदम अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ शक्ति पृथक्करण का कठोर मॉडल अपनाया गया है। अमेरिका में तीनों शक्तियाँ एक दूसरे से पूर्ण पृथक है। क्या है यहाँ पे? एक दूसरे से पूर्ण पृथक है, संपूर्ण तरीका से अलग है। ठीक, यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य न तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और न ही उसके प्रति उत्तरदायी न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों से पूर्ण स्वतंत्र है। यहाँ पे क्या है? जो कार्यपालिका का कार्यपालिका के सदस्य न तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका के अलग सदस्य होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है? जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वही संसद के सदस्य होते हैं। वही जो है सो जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वही हमारे क्या होते हैं? मंत्रिमंडल में आएंगे। और वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब आगे लिखते हैं, किंतु यह पृथक्करण निरंकुशता और टकराव को जन्म दे सकता है। अतः तीनों शक्तियां के मध्य नियंत्रण एवं
संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि संतुलन बना रहे तीनों में। लेकिन आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत टकराव मिलते हैं। जैसे में हम देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और कांग्रेस एक दूसरे से अलग है। कांग्रेस मतलब हम बता रहे हैं, वहाँ सीनेट की बात कर रहे हैं, समझे। जैसे कि कांग्रेस है ना, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। संसद में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही वहाँ कांग्रेस बोलते हैं। जो एक दूसरे को क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। किंतु राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कांग्रेस कोई कानून नहीं बना सकता है। तो जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति और कांग्रेस, कांग्रेस आप हमारे जो इंडिया में पार्टी है उनको नहीं समझ लीजिएगा, फिर से बता रहे हैं। ये वहाँ के कांग्रेस कानून बनाते हैं जो अमेरिका में है, यही कांग्रेस में बैठ के। कांग्रेस एक दूसरे से अलग है, किंतु राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कांग्रेस कोई कानून नहीं बना सकती। जबकि याद रखिए, जबकि कांग्रेस के पास शक्ति है कानून बनाने की, लेकिन जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे वो कानून नहीं बनेगा। इसीलिए क्या हुआ, कुछ न कुछ क्या किया, आपस में जो है सो संतुलन बनाने के लिए जोड़ दिया गया। ये एक हो गया। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति को सरकार चलाने की शक्ति है। देखिए वहाँ सरकार कौन चाहता है, राष्ट्रपति। हमारे इंडिया में राष्ट्रपति काम क्या है, एकदम नाम मात्र के राष्ट्रपति है। रियल में जो पावर में वो कौन है, प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पे सरकार कौन चाहते हैं, प्रधानमंत्री। वहाँ कौन चाह रहे हैं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के को सरकार चलाने की शक्ति है, किंतु इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, तो जब निर्णय लेंगे तो उनको पूछना पड़ेगा, कांग्रेस से अनुमति लेना पड़ेगा। किंतु कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जैसे किसी विदेशी से समझौते, जबकि राष्ट्रपति सरकार चलाते हैं, लेकिन कोई विदेशी देश से समझौते करते हैं तो वो कांग्रेस से अनुमति लेना पड़ेगा। समझौते, युद्ध की घोषणा, संधियां, किसी देश के साथ संधियां करते हैं तो भी, आदि। ये किनसे पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति तो सरकार के पूरा पावर इनके पास है, लेकिन
कांग्रेस से इनको क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। कांग्रेस किसको बोलते हैं, जो वहाँ का जो विधायिका है, विधायिका, जैसे अपने यहाँ विधायिका है ना, 3 अंग अपने यहाँ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है सो संसद में बैठते हैं, विधायिका कार्यपालिका संसद में बैठते हैं, न्यायपालिका अलग पृथक हो जाते हैं। तो ऐसे ही विधायिका को क्या बोलते हैं, वहाँ कांग्रेस बोलते हैं। जो यहाँ पे विधायिका क्या काम करते हैं, इंडिया में कानून का निर्माण करते हैं, वहाँ कांग्रेस कानून का निर्माण करते हैं। बस दो नाम अलग है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि जो कांग्रेस है वो हमारे यहाँ पार्टी का नाम है, जो मतलब राजनीतिक पार्टी है उनका नाम है, लेकिन वहाँ कांग्रेस विधायिका का काम करते हैं, पूरा विधायिका के संधिया आदि। कांग्रेस, हम ऐसा करते हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस लिए वहाँ आप विधायिका लिख देते हैं, थोड़ा आपको याद रहेगा। कांग्रेस के अनुमति या अनुमोदन के बिना नहीं ले सकता। बिना अनुमति के बिना नहीं ले सकते हैं निर्णय। कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति। अनुमति किन से लेना पड़ेगा? कांग्रेस। कांग्रेस में कौन है? विधायिका। विधायिका से क्या पड़ेगा? अनुमति लेंगे। ठीक है। अब तीसरा लिखते हैं। इसी प्रकार अमेरिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपनाई गई है। न्यायपालिका कांग्रेस यानी कि विधायिका, कांग्रेस विधायिका के किसी कानून, जो विधायिका कानून बनाएंगे उनका कोई भी कानून को, कानून एवं साथ में किन का? कार्यपालिका के किसी कार्य ये कानून बनाते हैं, ये काम करते हैं, तो कार्य की समीक्षा या पूर्वालोकन, समीक्षा कर सकती है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिसका समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पर किसी भी कार्य को, किसी भी कानून को समीक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ की सर्वोच्च पावर किनके पास है? न्यायपालिका के पास कर सकती है। और उसे शून्य घोषित कर सकती है। शून्य घोषित मतलब खत्म कर सकते हैं, जबकि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है और हटाने की शक्ति कांग्रेस यानी कि विधायिका के पास है। सोचिए कितना यहाँ पर है शक्ति। न्यायपालिका जो कि किनके काम का राष्ट्रपति जो कार्यपालिका है, जो कांग्रेस जो विधायिका है, इनके कामों को शून्य घोषित कर सकता है, लेकिन यही दोनों जो है क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं और हटाते भी हैं। तो आपस में क्या है, यहाँ भी जोड़ दिया गया है। चलिए यहाँ हो गया। अब लिखते हैं लास्ट लाइन। इस प्रकार अमेरिकी राज व्यवस्था शक्तियों के कठोर पृथक्करण का उदाहरण प्रस्तुत करती है, किंतु इस प्रणाली का क्रियान्वयन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पृथक्करण का यह आदर्श रूप व्यवहारिक धरातल पर अनेक चुनौतियों एवं कठिनाइयों को जन्म देता है। जब रियल में काम जब आते हैं धरातल पे करने के लिए, उसमें बहुत सारी कठिनाई समस्या आते हैं। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं, ये अलग है, इस लाइन से अलग है। जैसे अमेरिका में सामान्यतः कार्यपालिका और विधायिका में दोनों के बीच में टकराव देखा जाता है। सामान्यतः कार्यपालिका एवं विधायिका में विधायिका के मध्य टकराव की संभावना बनी रहती है। तो ये हो गया अमेरिकी डॉलर, सॉरी अमेरिकी मॉडल। डॉलर कहा गया क्योंकि उनका यहाँ करेंसी के नाम है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है सो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश की मॉडल, ब्रिटेन जिसको ब्रिटिश बोलते थे पहले। चलिए अब देखेंगे ब्रिटेन मॉडल। दूसरा नंबर पे है ब्रिटेन मॉडल। चलिए तो इनका देखते हैं। ब्रिटेन में शक्ति
पृथक्करण का सिद्धांत। देखिए यहाँ पे जो है सो देखिएगा समन्वय का सिद्धांत अपनाया है, यानी कि आपस में सबसे मिल के चलेंगे हम। ज़्यादातर कार्यपालिका न्यायपालिका, वहाँ पर तो न्यायपालिका था ही नहीं पहले। ब्रिटेन में 2008 से पहले न्यायपालिका था ही नहीं। वहाँ पे न्यायपालिका की स्थापना, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना 2009 में आया है। उससे पहले जो सो कार्यपालिका और विधायिका में आपस में मिल के अपना काम करते थे। तो वहाँ का जो है सो सिद्धांत क्या है, लचीलापन है, बहुत लचीलापन है। तो चलिए देखते हैं। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा बहुत डाउट होगा टेक्निकल शब्द लेके, तो प्लीज़ एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका भी हम बैच लेके आएंगे एनसीईआरटी का। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी लेके आएंगे, ऐसा नहीं कि सीधे लेके आ जाए। हम एनसीईआरटी भी फ्लोर चार्ट में, ये तो का थ्योरी सब्जेक्ट है, आंसर लिखना पड़ता है, इसीलिए हमको लिखना पड़ रहा है इतना। एनसीईआरटी में फैक्ट ज़्यादा उठाएंगे और टर्मिनोलॉजी ज़्यादा उठाएंगे। चलिए आते हैं ब्रिटेन के शक्तिकरण के विधान पे। देखिए ब्रिटेन में शक्तियां का लचीला पृथक्करण अपनाया गया है। अमेरिका में क्या था, कठोर, यहाँ क्या है, लचीला। अब भारत में क्या है, दोनों का मिश्रण हो जाएगा, अपनाया गया। इसे संसदीय सर्वोच्चता के अधीन लागू किया गया। यहाँ पे क्या हो गया, संसद सर्वोच्च हो गया। यहाँ पे क्या है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। किसमें, अमेरिका में। यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च हो जाएगा। संसद ही सब कुछ करते हैं, सर्वोच्च किया। चलिए क्या लागू किया गया, आगे देखते हैं। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका, विधायिका का अनिवार्य अंग है। वहाँ क्या था, पृथक था। यहाँ क्या है, अनिवार्य अंग है। दोनों आपस में मिला हुआ है। यहाँ विधायिका में संसद की अवधारणा है। यहाँ पर क्या है, विधायिका में संसद की अवधारणा। वहां क्या था, विधायिका में राष्ट्रपति की अवधारणा था। ठीक है, संसद की अवधारणा अपनाई गई है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री का कार्यपालिका में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद हैं। इस प्रकार ताज कार्यपालिका का प्रधान होते हुए भी संसद का अभिन्न अंग है। देखिए यहाँ पर ताज किसको बोलते हैं, जैसे हमें यहाँ क्या राष्ट्रपति है ना, वैसे यहाँ पे ताज हो गए। तो जिस तरह से संसद का अभिन्न अंग कौन कौन हो गया, विधायिका, कार्यपालिका और ताज।
वैसे ही हमारे अपने यहाँ क्या जाएंगे, संसद का अभिन्न अंग, कार्यपालिका, विधायिका और कौन, जो सो राष्ट्रपति आ जाएंगे। जैसे कि उसमें क्या आ जाएंगे, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए क्या होगा, संसद का अभिन्न अंग है। अब देखते हैं, सरकार में मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। सरकार में मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, संसद के प्रति उत्तरदायी अपने यहाँ क्या जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। कौन सा, मंत्री परिषद। जितने मंत्री हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। ठीक, तो आपको कनेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, और आगे लिख दें, तथा 2008 तक ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका भी नहीं थी। नहीं थी। यहाँ पे क्या था, जो सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको उच्च सभा बोलते हैं। अपने यहाँ क्या था, उच्च सभा और निम्न सभा, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में कौन होते हैं, यहाँ पे राज्यसभा। निम्न सदन में अपने यहाँ कौन है, लोकसभा। यहाँ पे क्या था, जो राष्ट्रपति मतलब जो न्यायपालिका का काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कर रहे थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसको बोलते हैं ही सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ही कार्य करती थी। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। अब लिखते हैं, किंतु अब स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना 2009 में की गई है। यहाँ के मॉडल मतलब ब्रिटिश के मॉडल में क्या हुआ, सहयोग एवं सामंजस्य की भावना होती है। यहाँ की संसद में दो भाग होते हैं। पहला
हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको बोलते हैं इनको उच्च सदन, और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन, यहाँ बोलते हैं इनको आम सदन। क्या है? सहयोग एवं सामंजस्य की भावना। तो अब लिखते हैं नेक्स्ट, इस प्रकार ब्रिटेन प्रणाली शक्तियाँ के लचीले पृथक्करण पर आधारित है, अर्थात यह विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सहयोग एवं सामंजस्य पर आधारित है, अर्थात समन्वय के सिद्धांत, कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर पर आधारित है। यह एक अनोखा मॉडल है जो व्यवहार में जटिलताएं या समस्याएं उत्पन्न नहीं करता, किंतु इसके लिए वहाँ की समृद्ध परंपराएं उत्तरदायी है। तो ये हो गए ब्रिटिश मॉडल। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, साथ के साथ नोट बना लीजिएगा। आपको हम बता रहे हैं, पूरा यूट्यूब पर देख लीजिएगा, नोट बनाने का टाइम इतना आपको नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, हमारा लेक्चर पॉलिटी के 70 तक जा सकता है, लेकिन हाँ एकदम अच्छे से आप लोग को नोट्स बन जाएंगे। अगर आप लोग चाहिएगा नोट्स बनाने के लिए, एकदम अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भारत मॉडल। तो तीसरा क्या है? भारतीय मॉडल। भारतीय मॉडल में क्या किए, तीनों का मतलब दोनों को क्या किए हैं, मिक्सअप कर लिए। तो क्या है, भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।
चलिए यहाँ पर दोनों मॉडल क्या है, लक्षण समाहित किया गया, तो लिखते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। भारत में शक्ति पृथक्करण उपयुक्त अमेरिकी और ब्रिटेन दोनों मॉडल के लक्षण समाहित है। यहाँ पर जो है सो अमेरिकी के भांति स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, निष्पक्ष लिखते हैं, अमेरिका की भांति स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अपनाई गई है और विधायिका का मध्य समन्वय का सिद्धांत अर्थात लचीलेपन का सिद्धांत अपनाया गया। देखिए अमेरिका में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और यहाँ क्या है, विधायिका। अपने यहाँ क्या है, विधायिका जो होते हैं, जो सांसद चुन के जाते हैं, उसी में से कुछ सांसद जो है सो विधायिका के रूप में काम करते हैं, कुछ सांसद कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। जबकि हम बताए थे कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ऐसे राज्य में भी होते हैं सेम, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, समझे। तो ये होते हैं हमारे यहाँ। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अपनाया गया है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध बना रहता और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यहाँ भी देखते हैं, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, अभी आपको बताए थे ना, हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के प्रधान हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है।
होते हुए भारतीय संसद का सदस्य भी होता है। देखिए, संसद में कौन कौन आते हैं? 3 अंग, जो हम बताए थे अपने यहाँ। कौन कौन है? लोकसभा भी, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी। संसद के 3 अंग हो जाते हैं। तो वैसे ही क्या है, या तो राज्यसभा के सदस्य होंगे या फिर लोकसभा के सदस्य होंगे, इसीलिए बोल लिख दिया यहाँ पे संसद का सदस्य भी होते हैं। और उसके प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। और संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। ये हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। आज का वीडियो लगभग 1 घंटा 20 मिनट के करीब हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं। ब्रिटेन की भांति भारत में संसद में राष्ट्रपति, अभी आपको बताए थे ना, संसद में 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक 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 जो है सो लोकसभा और एक राज्यसभा। यहाँ क्या हो गया? संसद में राष्ट्रपति की अवधारणा अपनाई गई है और कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब लिख सकते हैं इस प्रकार भारतीय मॉडल सर्वाधिक व्यवहारिक मॉडल है, जिसमें शक्तियों के लचीले पृथक्करण और कठोर पृथक्करण के दोनों का लक्षण पाए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भारत में शक्ति पृथक्करण को संविधान का
आधारभूत ढांचा घोषित किया है। अब आधारभूत ढांचा एक नया टर्मिनोलॉजी आया है। आधारभूत ढांचा क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि जब हम संविधान संशोधन देखेंगे तो एक टाइम था कि संविधान संशोधन एकदम स्पीड में हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अवधारणा दिए कि संविधान संशोधन में क्या नहीं कर सकते हैं। कौन? विधायिका। विधायिका पूरा संविधान चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसको सुप्रीम कोर्ट आधारभूत ढांचा घोषित कर दिए उनको संसद कभी भी उसको निलंबित या खत्म नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारा ब्रिटिश मॉडल, अमेरिकी मॉडल और भारतीय मॉडल। आपने तीनों देखे होंगे। एक में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका कठोर है, मजबूत है। दूसरा में संसद मजबूत है। और तीसरा में जो सो हम सब दोनों लक्षण मिलता है। इसीलिए इसमें बोल सकते हैं संविधान सर्वोच्च है। इसमें संविधान सर्वोच्च है। तो थोड़ा सा नोट में कुछ लिख लीजिए पीटी के लिए। नोट पीटी फैक्ट, क्योंकि ये पूछता है कभी कभी। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता। तो ये तीनों फैक्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि पीटी में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो हमारा यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर ख़त्म होते हैं। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं मेंस के लिए। हमको तो पता है कि आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा से जो सीरियस कैंडिडेट है ही नहीं, एस्पिरेंट है ही नहीं, तो वो कहाँ से करेंगे। जो सीरियस होंगे वो किसी तरह कुछ ना कुछ गलत सलत लिखेंगे ज़रूर। अरे हम गलत लिखेंगे तभी तो पहले सही लिखने पे जाएंगे। जब गलतियाँ नहीं करेंगे तो सही कहाँ से आ पाएगा। तो गलती से हमको बहुत कुछ सीख मिलता है। आंसर लिखने की कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ। हमने एक क्वेश्चन पिछले भी लेक्चर में दिए थे, जो कि अभी तक किसी ने भी हमको व्हाट्सएप पे नहीं भेजे हैं, फिर भी हम देते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए। कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो कैसा क्वेश्चन दे आपको। संभावित प्रश्न। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को आप किस प्रकार भारतीय संविधान में तर्कसंगत मानते हैं। टिप्पणी कीजिए।
शब्द सीमा इनका कर लीजिएगा 150। क्वेश्चन 2 सेकेंड भी दे दूं, क्वेश्चन 1 दे दिए हैं तो कहिएगा सेकेंड भी दे देते हैं आपको हम। बनाइएगा तो बनाइएगा, ठीक है, लिखिए। शक्ति पृथक्करण का आदर्श अनुपालन अनेक जटिलताओं की जन्म देता है। स्पष्ट करें। इसका भी शब्द 150, अंक 10, अंक 10। और भी ले लीजिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रचलित होने के बाद भी शक्तियों के अतिक्रमण की समस्या से बचा नहीं जा सकता है। उदाहरण सहित स्पष्ट करें। लास्ट क्वेश्चन। भारत में न्यायपालिका और विधायिका के कार्यों नहीं, रुकिए, ऐसे नहीं। भारत में न्यायपालिका, थोड़ा सा काटिए। भारत में न्यायपालिका की बढ़ती हुई सक्रियता ने यदाकदा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की आच्छादित कर लिया है। क्या यह शक्ति पृथक्करण की सिद्धांत का उल्लंघन है? कारण सहित स्पष्ट करें। ये भी लिख लीजिएगा। शब्द 150, अंक 10। इसका भी शब्द 150, अंक 10।
चलिए हम 4 क्वेश्चन दिए हैं। हमको तो उम्मीद है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बना के अगर भेज दीजिएगा तो हमको बहुत खुशी मिलेगा। प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे आप आंसर भेजिएगा। आंसर कहाँ भेजिएगा लिख देते हैं। आंसर भेजना है 7987993350। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भेजिएगा। हम चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे क्या क्या सुधार करना है और क्या ऐड करना है और कितना अच्छा है। देखिए ये यूपीएससी का जर्नी है, मेहनत तो करने पड़ेंगे क्योंकि जुनून तो सबको होते हैं और लक्ष्य पे कुछ लोग पहुंचते हैं। तो लक्ष्य पे वही लोग पहुंचते हैं जो अपने जो मेहनत को है निरंतर बनाए रखते हैं। तो हार मत मानिए, यूपीएससी है, यूपीएससी में लिखने की प्रक्रिया बहुत होती है क्योंकि जब आप आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो नहीं हो तो 3 घंटे में आपको 5,000 शब्द लिखना पड़ेंगे। 5,000 नहीं तो 2,500 शब्द तो लिखना ही पड़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन होते हैं 250 शब्द के और एक क्वेश्चन होते हैं 150 शब्द के। 10 दूना 20 क्वेश्चन होते हैं तो 150 शब्द के जो होते हैं 1,500 शब्द हो गए और 250 के हैं तो जोड़ लीजिए कितने 2,500 हो गए। लगभग 3,500 3,000 4,000 के शब्द आपको डेली लिखना पड़ेगा 3 घंटा में। और जब मेंस के एग्ज़ाम होते हैं तो एक दिन में 2 पेपर होते हैं, लगभग 7 से 8,000 शब्द लिखने का प्रैक्टिस डालिए डेली। तो इतना नहीं तो कम से कम 3,000 तो शब्द लिखिए, फिर आप खींच लीजिएगा। अभी आप लिख रहे हो तो हाथ दर्द होता होगा, ऐसा नहीं है। मेहनत ऐसे नहीं लाता है रंग, मेहनत लाने के लिए आपको मेहनत दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो आपके लाइक नहीं है तो प्लीज़ अपने घर में परिवार में उनके पास भेज दीजिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। और ये एकदम संपूर्ण नोट्स है जो पॉलिटिक है, इसके बाहर आप केवल एडवांस बुक पढ़िएगा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये बहुत सफिशियंट है। तो प्लीज़ कम से कम सपोर्ट कीजिए क्योंकि बहुत जल्द हम सोच रहे हैं ऑप्शनल लेके आने के लिए, क्योंकि ऑप्शनल हम तभी लाएंगे जब इस पर रिव्यू अच्छा खासा आएगा, वाचिंग टाइम अच्छा आएगा। जब वाचिंग टाइम ही अच्छा नहीं है तो हम ऑप्शनल लाने के लिए कोई सोच ही नहीं रहे, लेकिन हाँ ऑप्शनल लाएंगे फ्री में वो भी। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।